हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 36 देखेंगे और बेसिकली इस लेक्चर में हम मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई को ख़त्म कर देंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट या जिसे हम रीडिस्काउंटिंग रेट भी कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, इस लेक्चर से पहले दो लेक्चर में मैंने आपको 4 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा दिए थे, लाइक सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, और बाकी 3 इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, मैंने इस लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें पहले से लिख दिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये कहता है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई बाइज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं उनको खरीदने बेचने का काम करती है। कहाँ पे? फाइनेंशियल मार्केट में। और आरबीआई जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती बेचती है तो उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई रेगुलेट होती है, कंट्रोल होती है। ये कैसे काम करता है तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल से समझाया। मान लीजिए, अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब है? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट या बाजार होती है जो बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बनाती हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे देश में बैंक हैं या जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लाइक एलआईसी, लाइक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, लाइक वेंचर कैपिटल कंपनीज, तो ये सब एनबीएफसीज में आती हैं। तो जो भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो बाजार बनाते हैं, ठीक है, उसे हम फाइनेंशियल मार्केट फॉर जीसेक कहते हैं। और देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई सिर्फ बैंकों को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने बेचने का काम करती है। अगर जनरल पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है तो वो आपको पोस्ट ऑफिस बैंक से खरीदनी होगी। राइट, अब समझते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से मनी सप्लाई कैसे इन्फ्लुएंस होता है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए यहाँ पे बैंक्स हैं और यहाँ आरबीआई है। आरबीआई करती क्या कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को फाइनेंशियल मार्केट में ऑक्शन करती है, और जो भी कंपनीज या बैंक्स हैं ये लोग उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए प्राइस कोट करते हैं, जिसको बोलते हैं बिडिंग। तो बैंक्स बिडिंग प्राइस बताती हैं। ठीक है, जो भी हाईएस्ट प्राइस कोट करता है, जो हाईएस्ट बिडर होता है, उसको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी जाती है और वो बैंक आरबीआई को पैसा देता है। कितना पैसा देगा? जो उसने हाईएस्ट बिड किया था। ठीक है, और उसी हाईएस्ट बिड को हम बॉन्ड प्राइस कहते हैं फॉर दैट जीसेक। तो मैंने एग्जांपल से समझाया है कि ये कैसे काम करता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखिए, ये कैसे काम करेगा। ओके, देखिए, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पे आरबीआई है। आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को फाइनेंशियल मार्केट में फ्लोट किया या ऑक्शन किया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बैंक्स या कंपनीज हैं जो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे बोली लगा रही हैं, यानी इसके प्राइस को वो कोट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो कितने की है? 1 लाख रुपए की। उसका मैच्योरिटी टाइम 1 साल का है। मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। देखिए, जीसेक एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसपे ये बात लिखी होती है। ठीक है, मैं मोटी मोटी बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे क्या लिखा होता है। लिखा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल टू पे द बियरर और होल्डर ऑफ दिस सिक्योरिटी दिस सम ऑफ वैल्यू रिटेन ऑन इट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अनकंडीशनली। इसका मतलब हिंदी में ये है कि इस जीसेक पे भारत सरकार ये प्रॉमिस या वादा करती है कि इस पे जितनी वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू इसके मैच्योरिटी पे इसके होल्डर को भारत सरकार प्रदान करेगी अनकंडीशनली। ठीक है, तो अगर आरबीआई ने 1 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटी फाइनेंशियल मार्केट में उतारा तो जो बैंक्स या कंपनीज हैं वो बिडिंग करेंगे। मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक ने बोला कि मैं इस सिक्योरिटी को 93,000 में खरीदूंगा।
ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोला कि भाई मैं इस 1 लाख के जीसेक को 92,000 में खरीदूंगा। LIC ने बोला कि मैं 91,000 में खरीदूंगा। HDFC बैंक ने बोला मैं 93,500 में खरीदूंगा। तो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा बोली किसने लगाई? HDFC बैंक ने। कितनी? 93,500। तो RBI करेगा कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी HDFC बैंक को बेच दी जाएगी, यानी HDFC बैंक इसको इस सिक्योरिटी को खरीद लेगी। तो अब HDFC बैंक ने 93,500 में ये 1 लाख की जीसेक खरीदी। तो जिस प्राइस पे उसने खरीदा है ये उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए क्या होगी? बॉन्ड प्राइस होगी। तो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बॉन्ड प्राइस कितनी कहलाएगी? 93,500। अब सवाल आता है कि RBI को कितना मिला? जो बॉन्ड प्राइस, जो हाईएस्ट कोट था, दैट इज 93,500। गवर्नमेंट सिक्योरिटी HDFC बैंक ने रखा। 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल बाद HDFC बैंक को सरकार द्वारा 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। जब ये जीसेक मैच्योर होगा तो HDFC बैंक विल गेट 1 लाख रुपीज। HDFC ने खरीदा कितने में था? 93,500 में। यानी 1 साल में इनको कितना प्रॉफिट हुआ इस सिक्योरिटी पे? वो है 6,500 का। और अगर आप 1 लाख का 6,500 निकालेंगे तो वो आएगा 6.5%। तो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे HDFC बैंक को कितना इंटरेस्ट मिला? तो वो इंटरेस्ट रेट है 6.5%। और ये इंटरेस्ट रेट को इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट या बॉन्ड यील्ड रेट कहते हैं। बॉन्ड यील्ड 6,500 है, बॉन्ड यील्ड रेट क्या आएगी? 6.5%। ठीक है, तो ये इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बॉन्ड यील्ड रेट है या इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ऑक्शन होता है। बैंक्स और कंपनीज अपने प्राइस को कोट करती हैं, जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको बेच दी जाती है। जिस प्राइस पे बिकती है वो बॉन्ड प्राइस कहलाती है। बॉन्ड प्राइस और उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे लिखी वैल्यू के बीच जो डिफरेंस होता है उसे बॉन्ड यील्ड कहते हैं। और उस बॉन्ड यील्ड पे जितना इंटरेस्ट मिला है वो उस बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है या बॉन्ड यील्ड रेट है। तो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है। अब देखिए, जब भी मैंने यहाँ पे फिर लिखा है कि जब भी RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी, वेन एवर RBI सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो होगा क्या कि बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी गई, लेकिन बैंक का जो लिक्विड एसेट था दैट इज 100% लिक्विड क्या था? करेंसी। तो 93,500 RBI के पास, यानी बैंक का जो करेंसी फंड था वो RBI के पास आ गया। तो अगर बैंक के पास अब ये पैसा नहीं रहेगा तो बैंक लोन नहीं देगी, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा, राइट। इसी तरह से अगर RBI ढेर सारी जीसेक बेचती है और ये कंपनीज बिडिंग करती हैं और ये सारी बैंक्स अगर इस तरह से ढेर सारी सिक्योरिटीज खरीदती हैं तो फाइनली बैंकों का काफ़ी सारा पैसा RBI के पास चला जाता है। तो बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी, इनके पास फंड्स अवेलेबिलिटी फॉर लोन्स बहुत कम हो जाता है। तो वो लोन्स कम देते तो मनी सप्लाई कम होता है। और जब भी मनी सप्लाई कम होगा तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम होगी। एग्रीगेट डिमांड कम होने से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कम होंगे और प्राइस का कम होना ही इन्फ्लेशन का कम होना कहलाता है। तो जब भी RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी तो मनी सप्लाई कम होता है, बिकॉज बैंकों का पैसा RBI के पास आता है और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होगा अगर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है, तो जस्ट उल्टा होगा। तो RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी तो मनी सप्लाई कम होगा। अगर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी तो क्या होगा कि RBI बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेगी, उसके बदले में बैंकों को पैसा देगी। तो जब भी RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है तो बैंकों के पास पैसा जाता है, तो बैंकों के पास जो फंड है बढ़ता है, तो बैंक्स लोन देते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ती है। और फिर जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी इकॉनमी में तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ी हुई परचेजिंग पावर उनके एग्रीगेट डिमांड के बढ़ोतरी में रिफ्लेक्ट होती है। और अगर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है। या आप ये भी कह लें कि मनी सप्लाई बढ़ने से कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों ही होता है। लेकिन अगर मनी सप्लाई जो है वो ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा है
और उसके ऊपर अगर हम मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन काम करता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि बैंक रेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक रेट का डेफिनेशन क्या होता है। तो बैंक रेट को हम कहते हैं इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव लोन्स टू बैंक अगेंस्ट देयर फर्स्ट क्लास कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है अगेंस्ट फर्स्ट क्लास कॉरपोरेट सिक्योरिटी। यानी अगर बैंक अपना फर्स्ट क्लास कॉरपोरेट सिक्योरिटी आरबीआई को बेचेगी तो आरबीआई उन सिक्योरिटी को जिस इंटरेस्ट रेट पे खरीदती है वो बैंक रेट कहलाता है। अब इसको रीडिस्काउंटिंग रेट क्यों कहते हैं वो समझने के लिए हमें इस पूरे प्रोसेस को समझना होगा। सो लेट मी चेंज द कलर, लेट्स सेलेक्ट ब्लैक। देखिए, इस पूरे डिस्काउंटिंग प्रोसेस और रीडिस्काउंटिंग को समझने से पहले ये समझते हैं कि फर्स्ट क्लास कॉरपोरेट सिक्योरिटी क्या होती है। तो देखिए, जो भी हाई एसेट वैल्यू या हाई नेटवर्थ कंपनीज हैं उनके जो भी कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लाइक देयर कॉमर्शियल पेपर, ये क्या होती है, उनकी फर्स्ट क्लास कॉरपोरेट सिक्योरिटी होती हैं। और अगर कॉमर्शियल पेपर की बात करूं तो ये एक पीस ऑफ पेपर होती है। अब इस पर क्या लिखा होता है, अगर मान लीजिए टीसीएस कंपनी है, टीसीएस ने अपना एक कॉमर्शियल पेपर बनाया जिस पे 1 लाख रुपए लिखा है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल है। तो इस पेपर पे क्या लिखा होगा, तो इस पे लिखी होती है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इज लाइबल टू पे द होल्डर ऑफ दिस सिक्योरिटी 1 लाख रुपीज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अनकंडीशनली। यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूं तो जो भी टीसीएस है वो इस कॉमर्शियल पेपर के धारक को ये वादा देती है कि 1 साल होने पे इस पे लिखी गई 1 लाख कीमत उसे अनकंडीशनली दी जाएगी। अब ये जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं ये अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी कहलाते हैं। वाई? बिकॉज देखिए, टीसीएस ने ये कॉमर्शियल पेपर दिया, ये बस एक पीस ऑफ पेपर है, इस पेपर के बैकिंग में कोई कोलेट्रल नहीं है, इसीलिए कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड से सिक्योरिटी होती हैं। और इन कॉमर्शियल पेपर की जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो या तो 7 दिन की होती है, या 14 दिन, या 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल तक की। तो मिनिमम टू मैक्सिमम 7 से 1 साल, यानी 7 दिन की होगी या तो 1 साल की होगी। अब आते हैं प्रोसेस को समझते हैं। मान लीजिए टीसीएस को चाहिए पैसा, टीसीएस को अपनी ऑपरेशंस को रन करने के लिए पैसा चाहिए। तो टीसीएस करेगी क्या, अपना कॉमर्शियल पेपर, अच्छा टीसीएस या जो भी टाटा मोटर्स हैं या फिर जितनी भी हाई नेट वर्थ कंपनीज हैं, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिनकी भी हाई एसेट वैल्यू है, इन सब की जो भी सिक्योरिटीज होती हैं इनको हम फर्स्ट क्लास कॉर्पोरेट सिक्योरिटी कहते हैं। तो अब बात समझते हैं कि टीसीएस ने अपना एक कॉमर्शियल पेपर बनाया 1 लाख रुपए का जिसका मैच्योरिटी 1 साल है। टीसीएस इस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी को बैंक को बेचेगी। अब मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक अगर इस कॉमर्शियल पेपर को खरीदती है तो पंजाब नेशनल बैंक बोलेगी कि टीसीएस को बोलेगी कि मैं आपका कॉमर्शियल पेपर खरीद लूंगा पर मुझे डिस्काउंट चाहिए। आपके कॉमर्शियल पेपर पे कितना लिखा है वैल्यू, 1 लाख, मैं इसे 1 लाख में नहीं खरीदूंगा, गिव मी सम डिस्काउंट। तो टीसीएस कहता है कि कितना डिस्काउंट चाहिए, तो बैंक कहता है कि जो आपकी 1 लाख रुपए है ना, इस पे मुझे 6.5%, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर बैंक बोलता है मुझे 6.5% का डिस्काउंट चाहिए और अगर टीसीएस एग्री होता है तो अगर हम इस 1 लाख पे 6.5% का डिस्काउंट करेंगे तो कितना आएगा, ओके ये क्या गड़बड़ हो गया क्या, ओके लेट्स चेंज द परसेंटेज, ओके 93,500 आएगा। ओके तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, लेट मी चेंज द कलर,
93,500। ओके, तो बैंक ने बोला कि भाई मैं आपका कॉमर्शियल पेपर खरीदूंगा पर 1 लाख में नहीं खरीदूंगा, मुझे 6.5% का डिस्काउंट चाहिए। टीसीएस ने बोला ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, 1 लाख का कॉमर्शियल पेपर खरीद लिया और बदले में 93,500 रुपीज़ टीसीएस को दे दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि टीसीएस को कितना पैसा मिला, 93,500, और बैंक के पास ये कॉमर्शियल पेपर आ गया। अगर पंजाब नेशनल बैंक इस कॉमर्शियल पेपर को 1 साल तक अपने पास रखता तो 1 साल बाद इस पीएनबी को इस कॉमर्शियल पेपर के बदले टीसीएस 1 लाख रुपए देती। तो जब 1 साल बाद पीएनबी को इस कॉमर्शियल पेपर के मतलब इसके भजने पे 1 लाख रुपए मिलता तो पीएनबी के लिए प्रॉफिट कितना था, यही 6.5% यानी 6,500 रुपये। ठीक है, लेकिन मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसे ही टीसीएस से कॉमर्शियल पेपर लिया, किसी और कॉरपोरेट से उन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज या किसी और का कॉमर्शियल पेपर, इस तरह से पीएनबी के पास ढेर सारे कॉरपोरेट सिक्योरिटी या बॉन्ड हो गए। अब ये जो भी कॉरपोरेट सिक्योरिटी हैं ये एसेट हैं पर ये लिक्विड नहीं है। ओके, ये कैश में तब कन्वर्ट होंगे जब ये मैच्योर होंगे। तो इनके मैच्योरिटी से पहले अगर पीएनबी को लिक्विडिटी क्रंच होता है या अगर इसको पैसे की ज़रूरत है तो यहाँ पर आरबीआई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आरबीआई ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि बैंकों के पास जो भी फर्स्ट क्लास कॉर्पोरेट सिक्योरिटी है वो बैंक आरबीआई को बेच सकती हैं। आरबीआई इन्हें खरीदेगी जिस डिस्काउंट रेट पे, उसे हम बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि टीसीएस से ये कॉमर्शियल पेपर बैंक ने खरीदा डिस्काउंट पे, वैसे ही आरबीआई भी डिस्काउंट पे खरीदती है और वो जो डिस्काउंट रेट है वो बैंक रेट के बराबर होता है, यानी वो पहले से फिक्स होता है। तो अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बैंक रेट है 6.75%। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए, अब यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि हुआ क्या, यहाँ पे ये मान के चलते हैं क्या हुआ। मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक ने इस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी को अपने पास रखा 3 महीने तक, 3 मंथ्स तक रखा। ठीक है, इस कॉमर्शियल पेपर को 3 महीने के बाद इसके पीएनबी के पास अब फंड नहीं है। तो पीएनबी ने सोचा यार ये तो पैसे 9 महीने बाद मिलेंगे। तो पीएनबी ने क्या किया कि इस कॉमर्शियल पेपर को आरबीआई को बेचा। आरबीआई खरीदेगा पर डिस्काउंट लेगा और वो डिस्काउंट बैंक रेट के बराबर है, इसके बराबर। अब देखिए कॉमर्शियल पेपर तो एक ही है। पहली बार जब कंपनी ने अपना कॉमर्शियल भेजा तो एक बार डिस्काउंट हुआ, तो यहाँ पे हम बोलते हैं डिस्काउंट रेट। सेम कॉमर्शियल पेपर दोबारा जब आरबीआई के पास पहुंचती है, मतलब आरबीआई के पास जब वो जाती है तो ये कॉमर्शियल पेपर दोबारा डिस्काउंट हुआ है, इसीलिए पहले डिस्काउंट को हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं और दोबारा इस पे अगर डिस्काउंट हो रहा है तो हम इसको रीडिस्काउंटिंग बोलते हैं। यानी इस कॉमर्शियल पेपर के ऊपर फिर से डिस्काउंट हुआ है या रीडिस्काउंटिंग हुई है। तो आरबीआई कितना डिस्काउंट लेगी, 6.75% का, जो पहले से फिक्स होता है। तो इसी रीडिस्काउंटिंग, अब ये प्रोसेस क्या है, आरबीआई यहाँ जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है बैंक को वो है रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी। तो इसी बैंक रेट को हम रीडिस्काउंटिंग रेट भी कहते हैं। तो सवाल ये है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फिर आरबीआई बैंक को कितना रुपए देगी। तो लेट्स डू सम कैलकुलेशन। देखिए कॉमर्शियल पेपर पे अगर कॉमर्शियल पेपर की बात करें तो उस पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिखा है, 1 लाख रुपए। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट आई आर फॉर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या है, बैंक रेट के बराबर है, BR। और ये कितना है, रीडिस्काउंटिंग रेट के बराबर है और ये कितना है, 6.75%, क्योंकि आरबीआई रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है बैंकों को। और देखिए टाइम पीरियड कितना है, तो देखिए इस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की मैच्योरिटी 1 साल की है, 3 महीना ऑलरेडी पीएनबी के पास रह चुका है। तो आरबीआई के पास ये सिक्योरिटी कितने महीने रहने वाली है, 9 मंथ। ठीक है, तो ये 9 मंथ के लिए ही तो इस इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो लेट्स कैलकुलेट कि आरबीआई कितना
पैसा देगी पंजाब नेशनल बैंक को, या आरबीआई कितना इंटरेस्ट काटेगी। तो अब इनको फिट कर लीजिए कैलकुलेशन में। तो आरबीआई को मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए इंटू 6.75 इंटू 9 मंथ, एक साल में 12 महीने होते हैं, डिवाइडेड बाई 100। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर रखा, ये आएगी 5062 रुपये, 5062 यानी 5062 रुपीज़ आएगी। ओके, तो अब देखिए ये तो इंटरेस्ट हो गया, यानी इतना, यानी कि आरबीआई इस कॉमर्शियल पेपर को इतना डिस्काउंट पे लेगी। तो कॉमर्शियल पेपर, अगर हम कॉमर्शियल पेपर के वैल्यू की बात करें तो कॉमर्शियल पेपर की जो वैल्यू है वो कितना है, 1 लाख रुपए है। आरबीआई को कितना डिस्काउंट चाहिए उसके बैंक रेट के हिसाब से, तो आरबीआई को डिस्काउंट चाहिए 5062 रुपये का। तो आरबीआई पीएनबी को कितना देगा, फाइनली पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक को कितना पैसे मिलेंगे आरबीआई से, आरबीआई से कितना पैसा मिलेगा, तो वो है 1 लाख। 1 लाख में से आपको घटाना होगा, ओके, 1 लाख में से आप घटा दीजिए, कितना घटाना होगा, 5062 रुपये, या ओके नीचे घटा देते हैं। ओके, 1 लाख में से आप कितना घटा दीजिए, 5062 रुपये। जब आप इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी कुछ ₹94,937.5 रुपीज़। ठीक है, मैंने यहाँ पे रफली लिख दिया, पर ये सब कैलकुलेशन मैंने किए हुए हैं, तो आप यहाँ से बस आप उसको समझ लीजिए कि तो आरबीआई कॉमर्शियल पेपर की वैल्यू 1 लाख की है, 9 महीने के लिए वो लोन दे रहा है, और बैंक रेट पे तो कितना डिस्काउंट, 5062 रुपये चार्ज करेगा। तो 1 लाख से अगर ये डिस्काउंट हटाएंगे तो आरबीआई फाइनली कितने में खरीदेगा, 94,937 रुपये में। यानी कि आरबीआई ये कॉमर्शियल पेपर, ओके जब आरबीआई इस कॉमर्शियल पेपर को लेगा तो पीएनबी को कितना पैसे देगा, तो पीएनबी को पैसे मिलेंगे ₹94,937.5 रुपये, इतना पैसे मिलेंगे। अब सवाल ये है कि देखिए पीएनबी ने अगर इस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी को खरीद के अपने पास 3 महीने रखा और आरबीआई से अगर उसने रीडिस्काउंटिंग किया यानी आरबीआई को बेच दिया, तो आरबीआई से 94,937 रुपीज़ मिला। तो इस बैंक को 3 महीने में मुनाफा क्या हुआ, तो इस बैंक अगर आपको मुनाफा निकालना है तो आपको करना पड़ेगा 94,000 में से आपको बैंक को खरीदा कितना में था, ओके लेट मी चेंज द कलर, पीएनबी ने खरीदा कितने में था, पीएनबी की ये थी परचेज वैल्यू। 3 महीने बाद जब उसने आरबीआई को बेचा तो उसको मिला इतना। तो अगर आप इस बैंक के प्रॉफिट की बात करेंगे तो अगर मैं बोलूँ पीएनबी को कितना प्रॉफिट हुआ इस प्रोसेस में, तो वो आएगा 1900 नो इतना नहीं होगा, ओके वेट अ सेकेंड, ओके तो मैं आपको पढ़ा रहा था बैंक रेट। ओके तो मैं कहाँ पे था, और राइट मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया था। मैं बस ये कह रहा था कि पीएनबी ने इस कॉमर्शियल पेपर को 93,500 में ख़रीदा था, 3 महीने अपने पास रखा, फिर आरबीआई को उसने बेच दिया। तो आरबीआई ने बैंक रेट पे डिस्काउंट लेकर या रीडिस्काउंटिंग करके 94,937.5 रुपीज़ दिया। तो पीएनबी की प्रॉफिट कितनी होगी, तो जो उसे मिला है, अगर आप इस 94,937.5 से अगर इसको घटाएंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं जो पंजाब नेशनल बैंक को जो प्रॉफिट होने वाला है 3 महीने में वो है 1437.5 रुपीज़ का। यानी इस कॉमर्शियल पेपर को अपने पास खरीद के 3 महीना रखने से
और रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी को यूज करने के बाद पीएनबी को 1437 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो बैंक रेट इस तरह से काम करता है, ठीक है। इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे आरबीआई बैंकों को फर्स्ट क्लास कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन देती है या रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो बैंक रेट इस तरह से काम करता है, पूरा प्रोसेस है। अब देखते हैं कि बैंक रेट का क्या इम्पैक्ट होता है। सो लेट्स एनालाइज द इम्पैक्ट। ओके, देखिए जो भी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अगर आरबीआई, बीआर मतलब बैंक रेट, अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगा, अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाएगा तो होगा क्या कि जो भी कॉमर्शियल, मान लीजिए कॉमर्शियल पेपर, अगर आरबीआई उस कॉमर्शियल पेपर पे 8% का डिस्काउंट लेता या 8% बैंक रेट चार्ज करता, तो बैंक को जो फंड मिलता वो उसके परचेज से भी कम मिलता, यानी बैंक को लॉस होती। तो जब भी बैंक रेट बढ़ता है तो बैंकों ने जिस प्राइस पे उस सिक्योरिटी को खरीदी है उससे कम प्राइस उन्हें मिलती है, यानी उन बैंकों का या तो लॉस होता है या उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। तो जब भी बैंक रेट बढ़ता है तो बैंकों को या तो लॉस होगी सिक्योरिटी बेचने पे या तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा। तो जब भी बैंक रेट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, बैंक्स will not be willing to sell corporate securities to RBI, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, अगर वो सिक्योरिटी आरबीआई के पास है तो 9 महीने बाद आरबीआई को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाता है तो बैंकों के लिए प्रॉफिट मार्जिन उस सिक्योरिटी पे गिर जाएगी, तो बैंक्स विल नॉट बी विलिंग टू सेल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी टू आरबीआई। और अगर बैंक्स कॉर्पोरेट अगर सिक्योरिटी नहीं बेचते हैं, इसका मतलब क्या है कि बैंकों के पास जो लिक्विड एसेट होगा, यानी जो कैश है, वो कम रहेगा बिकॉज उनके पास सिक्योरिटी। तो अगर बैंकों के पास फंड नहीं रहेगा या बैंकों की लिक्विडिटी कम रहेगी तो बैंक इकोनॉमी में लोन कम देंगे, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। यानी जब भी आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाती है तो फिर बैंकें इस बैंक रेट पे लोन नहीं लेती हैं, और अगर बैंक लोन नहीं लेंगे तो उनका पैसा उस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में लॉक्ड होता है। तो अगर उनके पास लिक्विड करेंसी या लिक्विड मनी नहीं है या पैसा नहीं है तो वो लोन नहीं देंगे, तो मनी सप्लाई कम होगा। और दूसरी तरफ अगर आरबीआई बैंक रेट को कम कर देती है तो बैंक करेंगे क्या, अगर बैंक रेट कम हो गया है तो बैंक्स इस बैंक रेट पे ढेर सारा लोन लेंगे, यानी उनके पास जो भी फर्स्ट क्लास कॉर्पोरेट सिक्योरिटी है वो आरबीआई को प्लेज कर देंगे, आरबीआई को बेच देंगे और बदले में आरबीआई से पैसे ले लेंगे, ठीक है। तो जब भी आरबीआई बैंक रेट को कम करता है तो इससे होगा क्या कि जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से ज़्यादा लोन लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, अगर बैंक्स आरबीआई से ज़्यादा लोन लेती हैं तो फंड्स विद बैंकों के पास क्या है, पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बैंक उस पैसे से लोन देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या है, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों बढ़ता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी में ऑलरेडी मनी सप्लाई ऑप्टिमल लेवल से थोड़ा ज़्यादा है, तो हमारी इकोनॉमी में फर्दर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और अगर मनी सप्लाई कम होती है तो इसका इम्पैक्ट होता है कि इन्फ्लेशन रिड्यूस होती है। अब कुछ बातें समझ लेते हैं कि ये जो बैंक रेट है, ठीक है, जिसपे कि आरबीआई बैंकों को लोन दे रही है अगेंस्ट देयर फर्स्ट क्लास कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। देखिए, इनिशियली बैंक रेट जो था ये आरबीआई के लिए की पॉलिसी रेट था, ओके। अभी भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे बैंक रेट की पॉलिसी रेट होता है, लेकिन हमारे देश में जो की पॉलिसी रेट है वो रेपो रेट है, ठीक है। और रेपो रेट वो रेट है जिससे की पॉलिसी रेट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट रेट आरबीआई का जिससे अदर इंटरेस्ट रेट तय होती हैं। तो रेपो रेट की पॉलिसी रेट है, रेपो रेट से ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या बैंक रेट, इनके रेट्स तय होते हैं, ठीक है। और ये बैंक रेट इस तरह से काम करता है, ओके। और जब भी बैंक रेट बढ़ेगा तो फिर मनी सप्लाई घटती है, जब भी बैंक रेट गिरता है
तो बैंकों के पास बैंक्स आरबीआई से ज़्यादा लोन लेंगे तो बैंकों के पास फंड बढ़ेगा तो वो ज़्यादा लोन देंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इस तरह से बैंक रेट काम करता है। अब हम देख लेते हैं कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी किस तरह से काम करती है। तो लेट्स कम टू द थर्ड एंड द लास्ट इंस्ट्रूमेंट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, in short we call it as MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर मैं आपको इसकी नीड बताऊंगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो डेफिनेशन से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आरबीआई ने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया। आरबीआई हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इन 2011। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एमएसएफ होता क्या है। तो हम कह सकते हैं थ्रू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ओनली शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, नॉट दी प्राइमरी डीलर्स। सो थ्रू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, जिनको मैं शॉर्ट में बैंक लिख रहा हूँ, थ्रू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक्स कैन borrow money from RBI up to 2% of their NDTL. Through MSF, banks can borrow money from RBI up to 2% of their NDTL on overnight basis. ओके, अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या है। देखिए ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत बैंक्स जो हैं वो आरबीआई से अपने टोटल पब्लिक डिपॉजिट के 2% तक लोन ले सकते हैं फॉर ओवरनाइट बेसिस या ऑन ओवरनाइट बेसिस। मतलब ओवरनाइट बेसिस का मतलब होता है एक दिन के लिए। ठीक है, एक दिन के लिए बैंक्स आरबीआई से लोन ले सकते हैं अपने टोटल पब्लिक डिपॉजिट के 2% वैल्यू तक। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, अगर उस बैंक में टोटल पब्लिक डिपॉजिट 100 करोड़ की है तो उसका 2% कितना होगा, 2 करोड़। यानी वो बैंक आरबीआई से मैक्सिमम 2 करोड़ लोन ले सकती है ऑन ओवरनाइट बेसिस, यानी एक दिन के लिए। और यहाँ पे भी आरबीआई को सिक्योरिटी देनी होगी अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई अप टू 2% ऑफ देयर एनडीटीएल ऑन ओवरनाइट बेसिस अगेंस्ट जीसेक। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे बैंक्स हैं और ये अगर मान लीजिए यहाँ पे बैंक है और यहाँ पे आरबीआई है, तो होगा क्या कि ये बैंक जो हैं ये अपने टोटल पब्लिक डिपॉजिट दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी विद बैंक, इस अपने एनडीटीएल का 2% तक, जो भी उनके एनडीटीएल का वॉल्यूम है उस टोटल वॉल्यूम के 2% तक का बैंक आरबीआई से लोन ले सकती है। तो बैंक आरबीआई को क्या मॉर्गेज करेगी, वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मॉर्गेज या कोलेट्रल रखने के बाद बैंक्स लोन ले सकती हैं आरबीआई से, एंड दिस लोन विल बी 2% ऑफ एनडीटीएल, मैक्सिमम 2%। ओके, और ये वन डे लोन होता है, वन डे लोन या ओवरनाइट बेसिस पे। अब सवाल है कि एमएसएफ की रिक्वायरमेंट हुई क्यों।
ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इस एमएसएफ की ज़रूरत हुई क्यों, देखिए जो हमारा रेपो रेट है, रेपो रेट के अंतर्गत क्या होता है कि बैंक अपने टोटल पब्लिक डिपॉजिट का 1% तक, मतलब जो भी बैंकों का टोटल पब्लिक डिपॉजिट है, उस टोटल पब्लिक डिपॉजिट के जो भी करंट पब्लिक डिपॉजिट होगा उसके 1% तक बैंक के रेपो रेट में, जो कि रीपर्चेज एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन है, उसके तहत बैंक्स लोन ले सकती हैं आरबीआई। और मान लीजिए अगर बैंकों ने अपने रेपो रेट पे जो उनको मैक्सिमम अलाउड लोन कैपेसिटी है, उन्होंने मैक्सिमम लोन ले लिया और अब वो रेपो रेट पे उससे ज़्यादा लोन नहीं ले सकते, लेकिन मैक्सिमम लोन लेने के बाद भी अगर बैंक अपना जो भी लिक्विडिटी है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, यानी अभी भी बैंक के पास लिक्विडिटी क्राइसिस है या लिक्विडिटी क्रंच है, तो इस बैंक के पास फिर जो ऑप्शन बचता है बिना एमएसएफ के वो है इंटर बैंक बोरोइंग, या मतलब ये बैंक फिर किसी दूसरे बैंक से मनी बोरो करेगी। अब जब मान लीजिए एक बैंक दूसरे मनी से बोरो करती है तो वो दूसरा बैंक ओवरनाइट बेसिस पे अगर 1 दिन के लिए या 7 दिन के लिए लोन दे रहा है तो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। अब इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आप समझिए जहाँ पे लिक्विडिटी क्राइसिस हो, यानी कि आपका लिक्विड एसेट की क्राइसिस हो, तो सारे बैंक अगर अपने रेपो रेट पे जितना मैक्सिमम लोन ले सकते थे, अगर अपनी मैक्सिमम लिमिट को एग्जॉस्ट कर देंगे तो वो इंटर बैंक लेंडिंग बोरोइंग का पार्ट बनेंगे। और जब भी इंटर बैंक लेंडिंग बढ़ता है तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ना तो बैंकों के लिए प्रॉफिटेबल होता है ना इकोनॉमी के लिए ठीक होता है। और आरबीआई एक ऐसी संस्था है जिसके पास ह्यूज कॉर्पस ऑफ फंड है, तो यहाँ आरबीआई एंट्री कर लेती है और आरबीआई कहती है कोई बात नहीं, अगर कोई बैंक अपने रेपो ट्रांजैक्शन के अंतर्गत अपनी मैक्सिमम लिमिट को एग्जॉस्ट कर दिया है तो उसके बाद अगर हम जो उसे लोन देंगे वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत देंगे। यहाँ बैंक को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज करनी होगी और वो अपने टोटल पब्लिक डिपॉजिट के 2% तक लोन ले सकता है। दिस इज ए वेरी शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। और इस पे जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, इस लोन पे जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, ठीक है, इस लोन को देते वक्त इस लोन पे आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है वो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और आज की डेट में ये है 6.75%, ओके। और जो रेपो रेट है वो है 6.5%। यानी कि रेपो ट्रांजैक्शन के अंतर्गत अगर किसी बैंक ने अपनी मैक्सिमम बोरोइंग लिमिट आरबीआई के साथ एग्जॉस्ट कर दिया है तो उसको एमएसएफ लेंडिंग के अंदर जाना होगा, और यहाँ पर उसे ज़्यादा इंटरेस्ट यानी 6.75% इंटरेस्ट के हिसाब से अगर उसको 1 दिन या वेरी शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो वो अपने टोटल पब्लिक डिपॉजिट के वॉल्यूम के 2% तक का लोन ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी काम करता है। और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात और है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक की डिफरेंस मैं बताता हूँ, जब भी बैंक रेपो रेट पे आरबीआई से लोन लेती हैं तो वहाँ पे जो रीपर्चेज एग्रीमेंट के अंतर्गत बैंक ने जो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को बेचा था, जिसे वापस से बैंक को खरीदना होगा जो भी लोन का टाइम पीरियड पूरा होने पे, तो वहाँ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक प्लेज करती है, बेचती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर में काउंट नहीं होते हैं। यानी कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक अपने एसएलआर में काउंट करती है उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रेपो ट्रांजैक्शन में वो यूज नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत अगर बैंक लोन ले रही है तो वो अपने एसएलआर में काउंट होने वाले जीसेक को यहाँ पे कोलेटरल रख सकती है। सो वी कैन से दैट बैंक्स कैन प्लेज GSEC, banks can pledge GSEC from their SLR requirement under MSF।
यानी कि बैंक्स कैन प्लेज जीसेक फ्रॉम देयर एसएलआर रिक्वायरमेंट अंडर एमएसएफ। यानी एमएसएफ के अंतर्गत अगर एक दिन के लिए बैंकों को लोन चाहिए तो वो अपने एसएलआर में काउंट होने वाले एसएलआर वाले जो जीसेक हैं उनको प्लेज कर सकती है, जो कि रेपो ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकती। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि बैंक अपनी एसएलआर वाले जीसेक को भी प्लेज करके बैंक से आरबीआई से लोन लेगी, और ये 6.75% ये काफ़ी नॉर्मल लोन है, काफ़ी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है एज कंपेयर टू इंटर बैंक लेंडिंग। और तब जब वो उस रीजन में जितने भी बैंक हैं या इकोनॉमी में जो भी बैंक हैं उन सबको लिक्विडिटी क्रंच या उन सबको लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही हो, ठीक है। तो इंटर बैंक लेंडिंग बोरोइंग को स्टेबल रखने के लिए, उनके फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, उनके वोलाटिलिटी को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने एमएसएफ फैसिलिटी बनाया था। सो दिस इज ऑल अबाउट एमएसएफ फैसिलिटी, ठीक है। और अब ये होगा क्या, देखिए ये एक दिन के लिए लोन है, तो बैंक ने किया क्या था कि अपना एसएलआर वाले जीसेक या कोई भी जीसेक बैंक आरबीआई के पास प्लेज करेगी, आरबीआई बदले में पैसे देगी। जैसे ही अगर वो लोन पीरियड एक दिन का है तो आफ्टर द एंड ऑफ वन डे बैंक हैव टू पे हाउ मच, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस उस पे ये 6.5% यानी 6.75% का इंटरेस्ट रेट। तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उस प्रिंसिपल अमाउंट पे 6.75% का इंटरेस्ट रेट फॉर अ पीरियड ऑफ वन डे, जो भी कैलकुलेट होगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस दैट इंटरेस्ट बैंक विल पे टू आरबीआई एंड आरबीआई विल गिव द जीसेक टू द बैंक, ठीक है। तो इस तरह से एमएसएफ काम करता है। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। तो आज हमारा मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया। आज हमने ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट और एमएसएफ को देखा। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई का वो तरीका है या वो आप कह लीजिए टेक्निक है या इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने बेचने का काम करती है इन द फाइनेंशियल मार्केट और टू द बैंक्स, जिसके तहत मनी सप्लाई वो रेगुलेट या कंट्रोल करती है। जब भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है तो बैंकों से फंड आरबीआई के पास चला जाता है, मनी सप्लाई घटती है तो इन्फ्लेशन घटता है। जो भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जब भी फ्लोट करती है तो बैंक्स या फाइनेंशियल कंपनीज उसको उसके प्राइस कोट करते हैं, जो भी हाईएस्ट बिडर होता है उसको सिक्योरिटी बेची जाती है। जिस प्राइस पे बिकती है वो बॉन्ड प्राइस कहलाता है। सिक्योरिटी के मैच्योरिटी पे जो भी अमाउंट मिलता है और जो बॉन्ड प्राइस के साथ डिफरेंस है वो बॉन्ड यील्ड कहलाता है, और उस बॉन्ड यील्ड के लिए जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो उस जीसेक पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट कहलाता है। तो जब भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है मनी सप्लाई गिरता है, और अगर आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी है यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना शुरू करती है और पैसे को इकोनॉमी में इन्फ्यूज कर देती है। बैंक रेट एक रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी है जो आरबीआई बैंकों को प्रोवाइड करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बैंक अपनी फर्स्ट क्लास कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के अगेंस्ट आरबीआई से लोन ले सकते हैं। ये किस तरह से काम करता है मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया। जब भी आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाती है तो बैंकें आरबीआई से लोन नहीं लेती हैं, तो बैंकों के पास फंड कम होता है तो मनी सप्लाई कम तो इन्फ्लेशन गिरता है। और अगर आरबीआई को इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करना है ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन तो आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगी, तो बैंकें कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज आरबीआई को बेचकर लोन लेती हैं और फिर इकोनॉमी में लोन देती हैं और फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन उससे कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है और प्रोडक्शन बढ़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। और जब भी इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी इन नेचर होती है तो जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बूस्ट मिलता है बिकॉज उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। फाइनली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 2011 में आरबीआई लाई थी। इसे लाया गया था जो भी इंटर बैंक लेंडिंग बोरोइंग है उनकी वोलाटिलिटी या उनके जो इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशंस हैं उनको कंट्रोल किया जाए उसके लिए। साथ ही साथ ये बैंकों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये बहुत शॉर्ट टर्म लोन होता है। इसके अंतर्गत बैंक अपने टोटल पब्लिक डिपॉजिट के मैक्सिमम 2% तक आरबीआई से लोन ले सकती हैं। जिस इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं उसको एमएसएफ रेट बोलते हैं, वो आज के रेट में 6.75% है। अच्छी बात यह है कि अगर किसी बैंक का रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर अगर उसकी बोरोइंग लिमिट एग्जॉस्ट हो गई तो वो एमएसएफ को पकड़ सकता है। दैट बैंक नीड नॉट टू गो फॉर इंटर बैंक लैंडिंग, ठीक है। और
MSF रेट की और एक अच्छी यूनिक बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के SLR में है उनको प्लेज करके ये लोन ले सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर। और आज हमारा मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट या जो भी क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ RBI थे ये फिनिश हो गया। सो थैंक यू सो मच।